मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, सहचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय जीटवाना में कार्यरत हूँ। आज हम न्यायपालिका, अपराध और दंड व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे जो शुक्र द्वारा बताए गए हैं। शुक्र ने राजकीय दायित्वों के रूप में न्याय के बारे में लिखा है कि दुष्टों का निग्रह और सज्जनों के पक्ष में सम्मान और संपदा के वितरण को ग्रंथ में राज्य का प्रमुख कर्तव्य माना गया है। न्यायपालिका के संदर्भ में शुक्र ने कहा है कि शुक्र ने न्यायालयों को दो मुख्य शाखाओं में विभक्त किया है। प्रथम शाखा के अंतर्गत वे न्यायालय आते हैं जिनका निर्माण स्थानीय संस्थाओं के रूप में माना गया है। न्यायालयों की दूसरी शाखा में उन न्यायालयों को स्थान दिया गया है जिन पर राज्य का प्रत्यक्ष नियंत्रण रहता है। इन न्यायालयों में कार्यरत न्यायाधीशों और कर्मचारियों की नियुक्ति राज्य की ओर से किए जाने की व्यवस्था की गई है। शुक्र द्वारा न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत राजा और सभा का उल्लेख किया गया है तथा विशेष प्रसंगों में निर्णय में सहायता करने के लिए जूरी का भी उल्लेख किया गया है। राजा को संपूर्ण न्याय व्यवस्था का स्थानीय साधारण मुकदमों के अतिरिक्त प्रमुख निर्णायक अथवा सर्वोच्च अधिकारी माना गया है, किंतु ग्रंथ में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राजा न्यायपालिका केवल औपचारिक अध्यक्ष है। शुक्र नीति में विशेष रूप से न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए ब्राह्मणों को वरीयता दी गई है। शुक्र ने उपयुक्त ब्राह्मणों के उपलब्ध न होने पर भी न्यायिक पदों पर शूद्र की नियुक्ति का स्पष्ट निषेध किया है। न्यायाधीशों की योग्यताओं में वेदों का ज्ञान, इंद्रिय दमन, निष्पक्षता, तत्परता, प्रकृति, उद्योग में रुचि, क्रोध रहितता को सम्मिलित किया गया है। शुक्र ने तकनीकी व विशिष्ट प्रकृति के मामलों में तकनीकी व विशिष्ट ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञों से निर्णय कराने का परामर्श दिया है। विभाग यानी विभिन्न न्यायिक निकाय प्राधिकारी जैसे सभा का उल्लेख किया गया है। ग्रंथ में यानी शुक्र नीति सार में ग्रंथ में कहा गया है कि सभासद को मुकदमे देखने की रीति को जानने वाला, सत्यवादी, आलस्य से रहित, शत्रु और मित्र के साथ सम्मान व्यवहार करने वाला, धर्म को ज्ञान रखने वाला, बुद्धिमान, चरित्रवान तथा गुणों से युक्त, क्रोध, काम, लोभ को जीतने वाला, प्रिय वचन बोलने वाला होना चाहिए। शुक्र नीति में जूरी अर्थात विचार सभा का भी उल्लेख किया गया है। शुक्र ने राजा को सुशिक्षित व सुयोग्य व्यक्तियों को ही जूरी के रूप में नियुक्त करने का परामर्श दिया है। मुख्य न्यायाधीश के बारे में कि सभासद, जूरी आदि को न्यायिक अधिकारी माना है। इसके अतिरिक्त एक पृथक न्यायाधीश की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है। न्यायिक अधिकारियों की एक पूरी श्रृंखला के अलावा एक भिन्न न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि वस्तुतः शुक्र नीति में इस प्राधिकारी को मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष माना गया। राजा के बाद यही सर्वोच्च न्यायिक पदाधिकारी माना गया। मुख्य न्यायाधीश को विधि शास्त्रों का ज्ञान अत्यंत व्यापक विशेष हो, जिसकी निष्पक्षता और निष्ठा संदेह से परे हो। यानी कि न्यायपालिका का कार्मिक वर्ग व साधन के रूप में भी उल्लेख किया है इन्होंने। शुक्र ने इस बात पर बल दिया है कि न्यायालयों को समुचित संख्या में कर्मचारी व साधन उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। साधनों के अभाव में न्यायालय अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर सकता। अतः शुक्र का मत है कि वही न्याय सभा पवित्र होती है जिसमें मुकदमे के निर्णय के लिए आवश्यक समस्त साधन उपलब्ध हो। राजा और न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता की व्यवस्था की गई है, जिससे आज भी हमारे अनेक देशों के संविधान में लागू है। शुक्र नीति में न्यायाधीशों द्वारा मनमाने व्यवहार का निषेध किया गया है। साथ ही साक्ष्यों, वाद के पक्षकारों का कतिपय अधिकारों का संरक्षण दिया गया है। बारे में भी इन्होंने व्याख्या की है। शुक्र नीति में कहा गया है कि दंड से भय से प्रजा अपने धर्म से निवृत्त रहती है तथा विभिन्न प्रकार के अवैध, अनैतिक व समाज विरोधी कृत्यों से विमुख रहती है। ग्रंथ में शासक को परामर्श दिया गया है कि वह दंड की शक्ति का उपयोग करने में असावधानी व शिथिलता न बरते। कौटिल्य की भांति शुक्र ने भी दंड के निर्वारक
प्रतिकारात्मक, सुधारात्मक तीनों प्रकार के प्रयोजनों को स्वीकार किया है। अपराधों के वर्गीकरण के बारे में भी शुक्र नीतिसार में शुक्र ने 4 प्रमुख भेदों का स्वीकार किया है, जिसमें पहला है कायिक। कायिक में इस श्रेणी में शारीरिक आघात के द्वारा किए जाने वाले अपराध को सम्मिलित किया गया है। दूसरा वाचिक। वाचिक में इस श्रेणी में वाणी द्वारा किए गए अपराधों को सम्मिलित किया गया है। मानसिक, इस श्रेणी में मन में किए गए अपराधों को सम्मिलित किया गया है। सांसारिक में जो किसी आपराधिक कृत्य के साथ रहने अथवा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहायता पहुंचाने के द्वारा किया गया हो। यानी कि 4 है, कायिक, वाचिक, मानसिक और सांसारिक। इसके अतिरिक्त भी इन्होंने अनेक अपने ग्रंथ में दिए हैं। ग्रंथ में उपयुक्त 4 श्रेणियों के अपराधों के संदर्भ में 2 उप श्रेणियां बनाई हैं, वूहीकृत और अवूहीकृत। वूहीकृत का मतलब हो गया जानबूझकर किए गए अपराध। अवूहीकृत में हो गया बिना किसी निर्धारित मंतव्य के अनायास हो गया अपराध। उपयुक्त सभी प्रकार के अपराधों को शुक्र नीति में पुनः 2 भेद स्वीकार किए गए हैं, कारित और अनुमोदित। कारित में यानी स्वयं किया अथवा करवाया गया अपराध, और अनुमोदित में ऐसा अपराध जिसमें अपराधी ने स्वयं व्यक्ति से भाग ना लिया हो, किंतु अपराधी उसकी अनुमति से किया गया, अपराधी ने उसकी अनुमति से किया गया। उपयुक्त समस्त श्रेणियों के अपराधों को ग्रंथ में पूर्ण अपराधों की आवृत्ति व अंतराल के आधार पर 4 श्रेणियों में विभक्त किया है। सकृतकृत यानी एक बार किया गया अपराध, असकृतकृत यानी बार बार किया गया अपराध, अभ्यस्तकृत यानी निरंतर किया गया अपराध, स्वभावकृत यानी कि किसी व्यक्ति की सामान्यता अपराध में प्रवृत्त हो जाना। यानी कि ये पूरे इन्होंने जो बताया है अपराध के बारे में। और आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे इसका, और इसके बाद में हम